नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। कुरुक्षेत्र पुलिस ने छीना झपटी मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रणाली निरीक्षक मोहन लाल ने पीड़ित महिला से पूछताछ की और वहीं पीड़िता ने बताया कि वो और उसके देवरानी अपने खेत में लहसुन निकाल रही थी। उसी समय बिना नंबर की एक कार उनके खेत के पास रुकी और 3 नौजवान लड़के और एक औरत उनके पास आए और पहवा का रास्ता पूछने लगे और उसी दौरान उन दोनों महिलाओं को अपनी बातों में उलझा लिया और दोनों लड़कों ने उन दोनों में के कान की बाली निकाल ली और मौके से कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। इसमें 15/4/2024 की बात है। झांसा एरिया में एक मिश्रा देवी नाम की औरत थी। मिश्रा देवी इसके साथ एक और थी। ये दोनों अपने खेतों में लहसुन काट रही थी और इन द मीन टाइम जब ये खेत में काम कर रही थी, एक गाड़ी आती है सफेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी, और इन्होंने बताया कि उसमें 3 लड़के हैं और एक लेडी है, औरत है। वो चारों नीचे उतरे। इन्होंने बातें करनी उनसे कि पेवा का रास्ता पूछा मैंने उनसे, और बातों बातों फिर उनकी दोनों औरतों की कान की बाड़ियां इन्होंने उतार ली, मतलब पार ली जबरदस्ती से। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल से झज्जर जाएंगे और दोपहर 12 बजे बेरी में अपना जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही शाम 4 बजे सीएम नूह में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज के सभी रूटीन के बारे में, मुख्यमंत्री के प्लान के बारे में आपको हम जानकारी देते हुए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सैनी करनाल से आज झज्जर जाएंगे, दोपहर 12 बजे बेरी में जनसभा करेंगे, फिर शाम 4 बजे नूह में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर शाम 6 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे। यह आज दिन भर का मुख्यमंत्री नायब सैनी का प्लान रहने वाला है और करनाल से झज्जर जाने वाले हैं। फिर दोपहर 12 बजे बेरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 4 बजे सीएम नूह में भी जनसभा को संबोधन करेंगे, साथ ही शाम 6 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे। आज कई जगहों पर मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है, तो आपको बता दें कि ये दिन भर का उनका प्लान रहेगा। 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कई दौरों पर मुख्यमंत्री आज रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुरथल थाना पुलिस ने ओडिशा से ट्रक में खेर की लकड़ी लेकर आ रहे 2 तस्करों को पकड़ लिया है। बता दें कि पुलिस ने वन विभाग की टीम को बुलाकर खेर की लकड़ी से भरे ट्रक को कब्जे में लिया है और ट्रक चालक के साथ क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारी सुनील भनवाला ने पुलिस को बताया कि उनको मुरथल थाना से सूचना मिली थी कि मुरथल में जीटी रोड पर मान ढाबा के पास लकड़ी से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया है। इसमें खेर की लकड़ी होने का अंदेशा है। तो वहीं सूचना के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू की। दिनांक 3 मई को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील बनवाला ने थाना मुरथल में शिकायत दी कि मान ढाबा के नजदीक हाईवे पर एक ट्रक खैर की लकड़ियों से भरा खड़ा है, जो सभी लकड़ियां अवैध हैं, जिस पर थाना पुलिस ने रेंज फॉरेस्ट टीम के साथ मौके पर जाकर ट्रक व लकड़ियों को कब्जे में ले लिया। वह ट्रक के चालक पुष्पेंद्र व क्लीनर अजय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की तफ्तीश जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया और इस आयोजन में पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत हरियाणा कैबिनेट के मंत्रियों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।
वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर बीजेपी सरकार में दी गई है। नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर दी गई है। बीजेपी सरकार ने नीतियां बनाकर काम किया है और नौकरियां देने के मामले में कांग्रेस सरकार के समय से बीजेपी सरकार का समय बेहतर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली गए हैं। ये लोग दिल्ली में बैठकर राजनीति करते हैं, जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र में जाकर जनता को पूछा तक नहीं। देखिए, हमारी सरकार ने हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। उसके अतिरिक्त जो एकदम जरूरत के हिसाब से हम कौशल रोजगार के माध्यम से भी लोगों को लगाते हैं, जो पहले ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनके पीएफ वगैरह भी नहीं जमा कराते थे, उससे उनको छुटकारा मिला है। नीतियां बना के हमने काम किया है और नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समय जो है वो कांग्रेस के टाइम से ज्यादा बेहतर है। टीएमसी विधायक के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पूरे इंडिया गठबंधन को निशाना साधते हुए भी ये कहा कि गठबंधन इस तरह की बातें कर देश का अमन चैन खराब करना चाहता है, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हम 50% आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाएंगे। इस बयान पर भी अनिल विज ने तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या 20 से 25 लोगों के साथ लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है? इससे ज्यादा इनकी सीटें आने नहीं है। और इसके साथ ही अनिल विज ने पूरे विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने पर बीजेपी के सांसद और रोहतक सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर अपना तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि वो मुस्लिम समाज के पक्षधर हैं और किसी अन्य समुदाय का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन पत्र भरने से पहले अपने आवास पर हवन यज्ञ किया और अपनी पत्नी के संग हवन यज्ञ में आहुति डाली। आपको बता दें कि हवन के दौरान हुड्डा परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में आमजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और कई गांवों में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को पिछले 10 सालों में कई बड़ी सौगात मिली है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना एलिवेटेड रोड शामिल है। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को कई बड़ी और सौगातें मिलने जा रही है, जिसमें 2.5 साल के अंदर जो हमने समय सीमा रखी है उसमें गुरुग्राम में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। देखो, हमने योजना प्रस्तावित करी है, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, उनको सिरे चढ़ाने का मन है हमारा। और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिक्र करता हूं गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन जो का विस्तार हुआ है, मेट्रो लाइन का जो विस्तार हुआ है 5,500 करोड़ का, तो 2-2.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि मेट्रो ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी चल जाए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये रहा है कि केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, 5,000। दूसरा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रहा था, जो केएमपी के साथ साथ होगा। 5,600 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे और ये केएमपी के साथ साथ घूमेगा
और इसके अंदर नई जमीन कोई अधिग्रहण नहीं करी जाएगी। तो मोटी मोटी दो चीजें तो यही हैं। एम्स का निर्माण भी है, बाकी जो हमारे हाईवेज हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मुंबई जैसे एक्सप्रेस वे दौसा से आगे करना है, ये सारी चीजें प्रस्तावित हैं और आने वाले समय के अंदर हम मेवात के अंदर भी एक रेल गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं। जेजेपी पार्टी से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी रही राजवीर संधू ने नारनौद कस्बे में अपने समर्थकों के साथ जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जल्द ही जनसभा करके बड़ा फैसला लेने की घोषणा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि राजवीर संधू ने 2009 में बरवाला हल्के से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2014 में नारनौद हल्के से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद जेजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये है कि मैं जननायक जनता पार्टी से आज उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। जननायक जनता पार्टी का जो आधार है वो चौधरी देवलाल की नीतियों पे है, लेकिन जिस भी नीति को चौधरी देवलाल फॉलो करते थे, जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बिल्कुल भी फॉलो करने का काम नहीं किया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे नौजवान की बेरोजगारी की बात हो, चाहे अग्निवीर की जो नई पॉलिसी बीजेपी लेकर के आई, उस पे जेजेपी के नेताओं ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालरा की 19 छात्राओं ने मेरिट सूची में स्थान पाया है। बता दें कि खंड में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालरा की छात्रा दिव्या ने 443 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं प्रियंका ने भी 443 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और छात्रा वर्षा ने 441 अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। नमस्कार, इस वक्त हैं हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारड़ा में और हमें इस साल के जो बोर्ड की परीक्षा परिणाम 12वीं का आया है वो बेहतरीन इस विद्यालय का आया है। तो इस पर हम अधिक चर्चा करेंगे यहाँ के प्राचार्य कर्ण सिंह जी से। तो कर्ण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, विनोद कुमार जी। तो ये आप बताइए कि कितने आपके पास छात्र थे और कैसा रिजल्ट रहा है? हमारे पास कुल 90 छात्राओं ने पेपर में उत्तीर्ण हुई हैं और उनमें से 19 छात्राओं ने मेरिट हासिल की, तो जिससे हम अति प्रसन्न हैं और हम आगे भी इसी प्रकार से सभी स्टाफ सदस्य मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते रहेंगे और आगे भी इसे अच्छा परिणाम लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो क्या मानना है कि आप किस प्रकार जो 90 विद्यार्थी छात्राएं आपके स्कूल में हैं, ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि अधिकतर छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? देखिए, आज के समय को देखते हुए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। ये अपने क्षेत्र का एक जाना माना विद्यालय है, तो जिसमें लगभग आसपास के विद्यालयों से अगर तुलना करें तो सबसे अधिक छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं और इसमें आने के पीछे सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें सबसे मुख्य तो यही है कि विद्यालय में बहुत ही शिक्षित और अनुभवी स्टाफ है। विद्यालय के अंदर सभी संकाय का जो स्टाफ है वो पूर्ण है। कला संकाय भी है विद्यालय में, आर्ट, विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी है और सरकार ने पिछले स्तर से नई और सुविधाएं भी जोड़ी, जिसमें सभी 9 से 12 के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देकर ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत की है। हमारे विद्यालय के अंदर डिजिटल क्लासरूम, पुस्तकालय, सुसज्जित पुस्तकालय उपस्थित है, अच्छा कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर लैब उपस्थित है, जिससे विद्यार्थी कंप्यूटर की भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इसके साथ साथ खेल का मैदान है। 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें पुस्तकें, ड्रेस और अन्य सुविधाएं भी उनको शामिल हैं। बाहर से आने वाले बच्चों को जो 2 किलोमीटर से अधिक से दूरी से आते हैं उन बच्चों को सरकार साइकिल सुविधा भी मुहैया करवाती है। इसी प्रकार
जो कमजोर बच्चे रहते हैं हमारे विद्यालय के अंदर, अगर किसी विषय में या किसी टॉपिक में कमजोर रहते हैं तो हमारे विद्यालय का स्टाफ एक्स्ट्रा कक्षाएं लेकर भी उनको बराबर लेके आने का प्रयास करता है। समय समय पर विद्यालय के अंदर स्वास्थ्य जांच भी होती रहती है और विद्यालय के अंदर इसी प्रकार अनेक सभी जो अन्य विद्यालयों में सुविधाएं नहीं है वो हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। जैसे आपने बताया कि अन्य विद्यालयों में, तो आज प्राइवेट स्कूलों की बहुत होड़ लगी हुई है, बड़े बड़े स्कूल खड़े कर रखे हैं। अभिभावक भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा। इसके बावजूद आप ये दावा कैसे करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, हम जो हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप प्राइवेट जो हैं वहां अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करी और किसी भी कारण से वहां आप न लूटें, आप हमारे पास आए। जो विद्यार्थी आ रहे हैं हम उनको निरंतर रिमीडियल क्लासेस के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, तो जिससे हमें लगता है कि हम अन्य विद्यालयों की तुलना में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री कर्ण सिंह जी, और इन्होंने बताया कि 90 छात्राओं में से 19 छात्राओं ने मेरिट में स्थान हासिल किया है और परीक्षा परिणाम बहुत ही इनका शानदार रहा है, पीछे भी शानदार रहा था। तो इन पर हम सभी विद्यार्थियों को इनकी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। कैमरामैन के साथ मैं विनोद, हर खबर हरियाणा से। फेस्ट आने पर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और फेस्ट इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर भी उपलब्ध थे, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए मैं फेस्ट आने के लिए योग्य हुई हूँ। सर, मैं कॉमर्स से पढ़ी हूँ तो मैं आगे सीए करना चाहती हूँ, सीए ही बनना चाहती हूँ। सीए फाउंडेशन में अभी मैंने एडमिशन लिया है। सर, मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि अच्छा पढ़े, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को और अपनी अच्छे से परफॉर्म करें। यानी अंबाला कैंट में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया और आपको बता दें कि आवारा जानवर को बचाने के चलते ट्रक नाले में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि चालक ने खिड़की का शीशा खोलकर अपनी जान बचा ली। ये रात को 2 से 3 बजे के बीच में पड़े हैं और ये गुड़गांव मनेसर से देवला पंजाब में जा रहा था। ट्रक के अंदर कितने बंदे बैठे हुए थे? अकेला ड्राइवर ही था। तो कोई नुकसान, जान मान का कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं, बचाव हो गया, ड्राइवर सेफ है। सर, इस ट्रक के अंदर क्या था? कोरियर का सामान था इसमें। तो यहाँ पे कोई किसी को चोटें लगी हैं? कोई नहीं, किसी को कोई चोट। क्या कारण था जो ट्रक पलटाई? ड्राइवर का कहने के अनुसार कोई आवारा पशु आ गया था उसके आगे, उसको बचाते हुए गाड़ी अनकंट्रोल होगी और ये अम्बाला के फ्लाईओवर के पास में मतलब ड्राइवर साइड में था सांड, उसे बचाव करने के लिए गाड़ी सीधी चली गई है सीधी। ये गाड़ी कितने बजे पलटी है? वही ऐसे गई है कोई 2:30 बजे या 3 बजे। तो ये आप कैसे निकले उसमें से? मैं तो नीचे जाके अपना शीशा खोला है, तोड़ के तब निकल के आया हूँ। तो छोटे वोटे तो नहीं? मेरे कुछ चोट नहीं है, चोट यही है जो शीशा लग गया थोड़ा सा। क्या सामान था ट्रक के अंदर? पता नहीं है क्या कोरियर है, क्या चीज है कोरियर का सामान। हाँ, इसमें जो जानकारी क्या है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा सूचना और जनसंपर्क विभाग में तबादले किए गए हैं। जॉइंट डायरेक्टर RS सांगवान को दिल्ली हरियाणा भवन में नियुक्त किया गया है, तो वहीं जॉइंट डायरेक्टर राज सिंह कादियान को चंडीगढ़ मुख्यालय के साथ गुरुग्राम NCR का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उसके अलावा 20 जनसंपर्क अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। यमुनानगर के प्रताप नगर इलाके में 2 छात्र की नहर में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि छात्रों का अभी रिजल्ट आया था। इसकी खुशी मनाने के लिए उन्होंने पहले शराब पी और फिर नहर में उतर गए, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से वो वापस नहीं लौट पाए। दोनों छात्रों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है।
हम तो खेत में चले गए थे बूस्ट ढोने के लिए, हम तो घर ही नहीं थे जी। पर बाकी यूँ कह रहा था रात में उससे ड्रेस दिलवाया पाया जी। वो कह रहा था भी ऐसा है, मैंने ड्रेस लेनी, मैं चल दिलवाया दे दी। मैंने दुआ का रात 8:30 बजे गए जी हम घर हैदराबाद से। स्कूल में आना था उसमें, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। तो यहाँ कितने बच्चे, क्या आपके बच्चे को तैरना आता है? ना कुछ नहीं जी, होते भी 16 साल का ही था। कौन सी क्लास के थे दोनों? +2 का था। क्रिश भाई ये स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे थे। आज ये यहाँ आए थे नहर पे, कोई खा पी रहे थे। 9 बच्चे थे ये, जिनमें से 7 बच्चे तो बाहर बैठ के खा पी रहे थे, 2 बच्चे नहाने के लिए उतरे थे। जब ये नहाने उतरे तो ऊपर से अचानक पानी आ गया। उस पानी के बच्चों को पता नहीं लगा और उस पानी डूब गए। अब गोताखोर मंगवाए हैं उन्होंने, डेड बॉडी दोनों बच्चों के बाहर काट दिए। ये +2 के बच्चे थे। क्या पोस्टमार्टम कराया जाएगा? हाँ जी, अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उम्र कितनी होगी दोनों? 17 साल है जी, लगभग 17 साल। नहाने के लिए नहीं उतरे? 2 बच्चे दोनों नहाने के लिए गए थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने व फिरौती का पैसा न देने पर घर में घुसकर परिजनों पर जानलेवा हमला करके व्यापारी के भाई की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फिरौती न देने पर आरोपियों ने व्यापारी के भाई की हत्या कर दी थी, जहां इलाज के दौरान 2 मई की रात उनकी मौत हो गई। दिनांक 26-27/4/2024 की रात को पेहवा के व्यापारी सुमित बंसल से फिरौती मांगी गई। जो व्यापारी द्वारा फिरौती न देने के कारण आरोपियों ने व्यापारी के घर पे चाकुओं व लाठी डंडों से हमला किया। जो हमले के दौरान व्यापारी सुमित बंसल के भाई अमित बंसल, शुभम व उसके पिता वीरभान को चोटें आई। जो दौरान इलाज कल रात को अमित बंसल की मृत्यु हो गई, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन व प्रभारी CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार CIA 1 कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर नानौर से है, जहां धर्मशाला में इंटक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भवन निर्माण से संबंधित मजदूरों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला और प्रदेश के इंटक के नेता मौजूद रहे। इंटक के प्रदेश महासचिव धर्मवीर लोहार ने कहा कि नानौद में इंटक द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इंटक की नीतियों को लेकर मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है और इंटक की नीति है कि जियो और जीने दो। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन अधिकारों को लेना है। और वहीं कृष्ण नैन ने कहा कि हमने 77वें स्थापना दिवस को मनाया है और मजदूरों को यह बताया है कि जो हमारे अधिकार हैं उनको बचाने के लिए कैसे संघर्ष किया जाए। मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट का, और INBCWF का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमें पूरे आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, इंटक का 77वां स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, वो इंटक की नीतियों को लेकर मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है कि इंटक की इस नीति के तहत जी और जीने दो, मजदूर और मालिक एक गाड़ी के पहिए पर काम करें। उस नीति के साथ मजदूरों के अधिकार जो सरकार ने छीने गए हैं। मैं भवन निर्माण मजदूर का प्रदेश महासचिव और इंटक का उपाध्यक्ष, जो आज का 77वां स्थापना दिवस मनाया है, उसमें मजदूरों को ये बताया जो हमारे अधिकार थे उनको बचाने के लिए कैसे संघर्ष किया है। जो जब से इंटक बनी है मजदूरों की लड़ाई लड़ती है और उसको जो संविधान बचाने के लिए, जो मजदूरों के अधिकार बचाने के लिए जो ये सरकार खत्म करने जा रही है, चाहे वो मजदूरों के 44 हो, चाहे जो हमारे निर्माण मजदूर है उनकी समस्या है जो प्रतिदिन हमने आपने देखा होगा, उन्होंने इतने प्रदर्शन करे होने के बाद भी सरकार नहीं मानी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।